A very good morning to all my dear students. This is the lecture number 3 for the chapter Metals and Non-Metals. In the previous lecture, I have told you all about electrochemical cell and electrolytic cell. So in today's lecture, we are going to discuss the next topic, which is metallurgy, Dhatu Karm. So in this, we are going to discuss various terms, various methods are there, and it is in your syllabus and it is very important. So take your copy and pen and start studying. So let us start our today's lecture. So the first topic which we are going to learn today is metallurgy. इसको हिंदी में बोलते हैं धातु कर्म. Metallurgy, you can say that it is a branch of science and technology concerned with the properties of metals and their production and purification is called metallurgy. तो जो भी metals nature में पाए जाते हैं वो जो होते हैं वो पूरे जो प्योर फॉर्म में नहीं होते, दे आर नॉट इन देयर प्योर स्टेट, उसको प्योर किया जाता है. सो साइंस की वह ब्रांच जो मेटल्स के प्रोडक्शन और उसको प्योरीफाई करने के लिए और मेटल्स की जो भी गुण होते हैं उनको स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं मेटलर्जी. सो मेटलर्जी इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंसर्न्ड with the properties of metals and their production and purification is called metallurgy. So आप इतना जानिए कि नेचर में जितने भी मेटल्स या धातु पाए जाते हैं वो अपने प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते, उनको प्योरीफाई किया जाता है. तो इस मेटलर्जी की प्रोसेस में, धातु कर्म के प्रोसेस में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं. तो आप देखो यहाँ पे एक मैंने दिखाने की कोशिश की है कि ये पर्टिकुलर कोई धातु है, उसको एक हाई टेम्परेचर पे हीट करके उसके इम्प्योरिटीज़ को हटाया जा रहा है. तो ये भी एक प्रोसेस है, अभी आप आगे पढ़ोगे. और ये यहाँ नीचे की पिक्चर में आप देखो कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो कि मेटलर्जी यहाँ पे धातुओं का किया जाता है. तो बहुत सारे बड़े बड़े टैंक्स हैं और देखो यहाँ पे आप कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जा रहा है. तो आप इतना समझो कि जो भी मेटल्स होते हैं दे आर नॉट इन देयर प्योर फॉर्म, उनको प्योर फॉर्म में लाया जाता है. बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स होते हैं, उनको प्योरीफाई करने के लिए अलग अलग स्टेप्स होते हैं जो आप इस लेक्चर में आज पढ़ोगे. सो बच्चों, आगे के मेटलर्जी के टॉपिक को पढ़ने से पहले आप एक डिफरेंस देख लो मिनरल और ओर में. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मिनरल और ओर में डिफरेंस पूछता है, बोर्ड में भी पूछा है. सो लेट अस सी दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर. मिनरल का हिंदी है खनिज और ओर का हिंदी है अयस्क. सो लेट अस सी मिनरल यानी खनिज. नेचुरली अक्यूरिंग सब्सटेंसेस ऑफ मेटल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स. मिनरल यानी खनिज वह धातु के पदार्थ होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं. प्राकृतिक रूप से पर्टिकुलर मेटल का जो भी पदार्थ होता है जो नेचर में यानी अर्थ क्रस्ट में जिस तरीके से पाया जाता है उसको आप मिनरल या खनिज बोलोगे. और या अयस्क क्या होता है? मिनरल्स which can be used to obtain the metal profitably are called ores. ऐसे खनिज या ऐसे मिनरल जो कि मेटल के प्योर फॉर्म को प्राप्त करने के लिए, प्योर फॉर्म को ऑब्टेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो ओर कहलाता है. सो मिनरल क्या होते हैं? जो भी पर्टिकुलर मेटल के सब्सटेंस है वो नेचर में किस तरीके से पाए जा रहे हैं, दैट इज मिनरल या खनिज. और ओर क्या है? वो ऐसा मिनरल है जो इसको यूज़ किया जाता है कि मेटल को हम, शुद्ध रूप के मेटल को हम प्राप्त कर सकें, उसको कहते हैं ओर्स. सो नेक्स्ट पॉइंट फॉर खनिज या मिनरल इज ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स. इट इज अंडरस्टूड कि सारे जो खनिज हैं वो अयस्क नहीं होते, बट ऑल ओर्स आर एसेंशियली मिनरल्स टू. क्योंकि आपने पढ़ा है फर्स्ट पॉइंट में कि और पर्टिकुलर ऐसे मिनरल्स होते हैं विच कैन बी यूज टू ऑब्टेन द मेटल प्रॉफिटेबली. ओर्स जो होते हैं कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? मिनरल से ही प्राप्त किए जाते हैं. सो मिनरल से ही धातु के जो शुद्ध रूप कह सकते हैं और प्योर फॉर्म जो धातु का हमें प्राप्त होता है. प्रॉफिटेबली का मतलब यहाँ पे है कि कम कॉस्ट में आप मिनरल से उसके धातु को, उसके मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लो, ऑब्टेन कर लो और लो कॉस्ट में, तो वो ओर होगा. सो ऑल ओर्स आर एसेंशियली मिनरल्स टू, यानी कि सारे जो अयस्क होते हैं वह खनिज भी होते हैं. एग्जाम्पल देख लो आप मिनरल या खनिज का. क्ले इज द मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम जो है नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है? वो क्ले के फॉर्म में पाया जाता है. इट इज अ मिनरल.
अब आप इसका और देखो, बॉक्साइट एंड क्रायोलाइट आर द मेन ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, यानी बॉक्साइट और क्रायोलाइट जो हैं वो एल्यूमिनियम के मेन ओर्स हैं। आप देख लो, इससे आप बॉक्साइट या क्रायोलाइट से आप डिफरेंट प्रोसेस से आप जो है एल्यूमिनियम को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हो। सो लेट अस मूव ऑन फर्दर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। धातुओं का वर्गीकरण उनके क्रियाशीलता के आधार पर। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, मैंने आपको पीडीएफ जो है वो अलग से अटैच किया है, तो आप उसको वहाँ पे देख लीजिएगा। सो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, कि पर्टिकुलर धातु जो है वो किस प्रकार से क्रियाशील है उसको क्लासीफाई किया गया है। 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ऐसे धातु जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील हो, दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव। एग्जाम्पल, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, दे आर वेरी रिएक्टिव। नेक्स्ट इज मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जो कि मीडियम क्रियाशीलता, मतलब हाई और लो के बीच के जो मेटल्स हैं वो हैं जिंक, आयरन, लेड एक्सेट्रा। लास्ट है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, ऐसे मेटल्स या ऐसे धातु जो बहुत ज़्यादा कम क्रियाशील हो, बहुत ज़्यादा लो रिएक्टिव हो। उसमें आपको क्या क्या है आपके कोर्स में, इट इज़ AU यानी कि गोल्ड, AG सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम एक्सेट्रा। सो ये सारे मेटल्स का क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, उनकी क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को वर्गीकृत किया गया है, और पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए अलग अलग तरीके से हम जो हैं किस तरीके से प्रॉपर प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, निष्कर्ष करेंगे, वो आप आगे इस लेक्चर में पढ़ोगे। सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी द बेसिक steps which are involved in the extraction. So steps involved in the extraction of pure metals from ore, यानी कि आप शुद्ध धातु को किस प्रकार से निष्कासित करोगे उनके अयस्क से, ठीक है, उनके ओर से आप कैसे प्योर मेटल को आप निष्कासित या एक्सट्रैक्ट करोगे, उसके 3 स्टेप्स हैं, मैंने यहाँ पे बताया है। स्टेप नंबर 1 इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्क की सांद्रता। सेकेंड स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल। आपने पढ़ा है कि जो मिनरल है या खनिज है वह किस प्रकार से धातु जो है नेचर में पाया जाता है वो होता है, लेकिन और ऐसे मेटल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं और जिनसे आप मेटल को प्रॉफिटेबली यानी कि लो कॉस्ट पे आसानी से आप प्योर मेटल को प्राप्त कर सकते हो, ऐसे सब्सटेंसेस ओर कहलाते हैं। तो सेकेंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल। आप ओर को जब अयस्क को उनकी धातु में परिवर्तित करोगे तभी जो है हमें प्योर मेटल मिल सकता है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। जब हमें ओर से यानी अयस्क से जब हमें धातु मिल गया, तब जो हमें धातु मिला तब भी वो इम्प्योर है, तो प्योर 100% प्योर या 99.9% प्योर मेटल के लिए हमको रिफाइनिंग प्रोसेस यूज करते हैं, जो कि आप आगे पढ़ोगे। सो बच्चों, यहाँ पे आप देखो एक रे डायग्राम दिया है, आपके बुक में भी ये दिया है। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ओर। किस तरीके से आप शुद्ध मेटल को, शुद्ध धातु को किस तरीके से उनके अयस्क के द्वारा निष्कासित करोगे, निकालोगे उससे। तो आप देखो यहाँ पे ओर यानी अयस्क आपने पढ़ लिया, 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। मेटल्स ऑफ हाईली रिएक्टिविटी, ऐसे धातु जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जो कि बीच के रिएक्टिविटी होती है उनकी। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो आपने सबसे पहले पढ़ा, आप देख लो ये एक शॉर्ट फॉर्म है, जब आप पूरा ये लेक्चर तैयार कर लोगे तब आप इस चार्ट को देखोगे तो ज़्यादा आपको ईजी होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जो कि बहुत कम क्रियाशील होते हैं। उसमें जो है मेनली सल्फाइड्स और पाए जाते हैं। उनको किस प्रोसेस से अलग किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेटल्स को। रोस्टिंग एक प्रोसेस है, उससे आप प्योर फॉर्म मेटल को प्राप्त कर लोगे, और जो भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी इस मेटल में होगी तो 100% जो प्योर मेटल होगा वो हमको रिफाइनिंग से मिलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जो कि बीच की रिएक्टिविटी होती है, हाई और लो के बीच की। उनमें 2 प्रकार के अयस्क पाए जाते हैं या ओर पाए जाते हैं। फर्स्ट इज कार्बोनेट ओर
एंड सेकेंड इज सल्फेट ओर। बी वेरी केयरफुल, सल्फेट ओर जो होते हैं उनको रोस्टिंग प्रोसेस से मेटल्स को उनके ओर्स से निकालते हैं, ठीक है, मेटल्स को उनके ओर्स से रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा निकालते हैं सल्फाइड के ओर्स को। कार्बोनेट के ओर्स से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैल्सिनेशन से। ये सारे जो हैं वो मेटलर्जी के प्रोसेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, आगे मैंने इसको बताया है। इन दोनों से हमें क्या प्राप्त होगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल। जो हमने कार्बोनेट और सल्फेट का ओर लिया था, अयस्क लिया था, इन दोनों प्रोसेस से, मेटलर्जी धातु कर्म के प्रोसेस से हमें क्या मिल गया, मेटल का ऑक्साइड मिल गया। अब ये मेटल का ऑक्साइड जो है रिडक्शन टू मेटल, ये रिड्यूस हो गया अपने धातु में, रिडक्शन मीन्स अपचयन हो गया उनका पर्टिकुलर उनके मेटल में। और लास्ट स्टेप है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, हमने प्योर फॉर्म ऑफ मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। लास्ट कैटेगरी इज मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जिनकी बहुत ज़्यादा क्रियाशीलता होती, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनको आप ये सारे प्रोसेसेस से अलग नहीं कर सकते हो। सो metals of high reactivity can be separated by electrolysis of molten ore। इलेक्ट्रोलिसिस आपने पढ़ा है बहुत ज़्यादा, मैंने बताया कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने आयंस में टूट जाएगा। मोल्टेन मतलब कि ना ही वो सॉलिड फॉर्म में है और ना ही लिक्विड फॉर्म में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर यानी कि ऐसे अयस्क जो कि ना ही सॉलिड फॉर्म में होते ना ही लिक्विड, बीच वाले फॉर्म में होते हैं, उनको हम मोल्टेन ओर बोलते हैं। उससे हम डायरेक्ट जो है वो प्योर मेटल को प्राप्त कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। जो सक्रियता श्रेणी में ऐसे मेटल जो बहुत ज़्यादा नीचे पाए जाते हैं, जो बहुत कम क्रियाशील होते हैं, उनको आप कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, उनके ओर से आप मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, आपको इसमें पढ़ना है। सो इस कैटेगरी में कौन कौन से मेटल आते हैं, AU दैट मीन्स गोल्ड, AG इज सिल्वर, कॉपर एंड प्लेटिनम। दे आर वेरी अनरिएक्टिव। जो भी लो श्रेणी में होते हैं, जो कि लो एक्टिविटी सीरीज में होते हैं, वो बहुत अनरिएक्टिव होते हैं, बहुत आसानी से वो रिएक्टिव नहीं होते हैं। दे आर वेरी अनरिएक्टिव। ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। तो ऐसे जो ओर्स होते हैं जो कि बहुत ही लो एक्टिविटी सीरीज में पाए जाते हैं, उनके ऑक्साइड से हम डायरेक्ट मेटल को प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ हीट के द्वारा। ओके आपने पिछले स्लाइड में पढ़ा है, जो मैंने रे डायग्राम बनाया था, कि जो मेटल्स जो लो एक्टिविटी सीरीज में पाए जाते हैं, मतलब नीचे जो प्लेस्ड होते हैं, जो बहुत अनरिएक्टिव होते हैं, उनके ओर्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, ऑक्साइड्स के फॉर्म में होते हैं। अयस्क जो होते हैं वो ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं, और इनके ओर्स से हम मेटल जो है वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ हीटिंग के द्वारा। अगर हम उसको हीट करेंगे तो उनके जो अयस्क हैं या ओर्स हैं, उनमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट यानी निष्कासित कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल है, आपके बुक में 2 ही एग्जाम्पल दिया है। सिनेबार जो कि एक ओर है मर्क्यूरी का, HgS यानी मर्क्यूरी सल्फाइड है ये। व्हेन हीटेड इन एयर, जब आप इसको एयर में हीट करोगे तो ये अपने ऑक्साइड में चेंज होगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, HgO में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप ये जो है पर्टिकुलर अपने मेटल में रिड्यूस हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा मर्क्यूरी में, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ओर्स यानी अयस्क वह मिनरल होते हैं जिनमें से आप उनके पर्टिकुलर मेटल्स को प्रॉफिटेबली आसानी से उसमें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यानी कि ओर्स था, सिनेबार ओर था मर्क्यूरी का, उसको जब आपने हीट किया तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, और जब उसको आपने फर्दर हीटिंग किया, आप उसको फिर हीट करोगे तो ये अपने प्रॉपर जो प्योर फॉर्म है मेटल का मर्क्यूरी में, उसमें अपचयित या रिड्यूस हो जाएगा। ये रिएक्शन आपके बुक में दिया है, इट इज़ वेरी सिंपल। तो आप देख लो, जब आप सिनेबार यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड को आपने जब हीट किया, 3 ऑक्सीजन बैलेंस कर लेना, आपने हीट किया तो पहले ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली, और फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड को आपने फिर हीट किया तो ये अपने प्योर मेटल में कन्वर्ट हो गया। यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड से हम उसके पर्टिकुलर मेटल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट के द्वारा। आप उसको हीट करोगे तो वो अपने प्रॉपर फॉर्म में, अपने प्योर फॉर्म के मेटल में
कन्वर्ट हो जाएगा और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ये सारे रिएक्शंस आपके बुक में दिए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। इट इज़ वेरी सिंपल। सिंपली आपको कॉपर का भी दिया है यहाँ पे, और किस तरीके से आप कॉपर के ओर को जब आप हीट करोगे तो पहले कैसे ये कॉपर ऑक्साइड में चेंज होगा। पहले सल्फाइड था, ठीक है, फिर ये कॉपर ऑक्साइड में चेंज हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली, फिर कॉपर का जो ऑक्साइड है उसको फिर जो है ये किस तरीके से कन्वर्ट हुआ अपने प्योर फॉर्म के मेटल में, वो आप देख लीजिएगा। ये रिएक्शन यही है। सिंपली आपको ये ध्यान देना है, ऐसे मेटल्स जो लो एक्टिविटी सीरीज में प्लेस्ड हैं, मतलब कि जो हाइड्रोजन के बाद पाए जा रहे हैं एक्टिविटी सीरीज में, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, ऑलमोस्ट अक्रिय होते, अनरिएक्टिव होते हैं। तो इनके ऑक्साइड्स को हम उनके प्योर फॉर्म के मेटल में सिर्फ हीटिंग के द्वारा ही हम प्योर मेटल को प्राप्त कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। पिछले स्लाइड में आपने पढ़ा कि कैसे आप उन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करोगे जो कि एक्टिविटी सीरीज में बहुत ज़्यादा नीचे हैं, लो प्लेस्ड हैं। सेकेंड कैटेगरी है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स मिडिल इन द एक्टिविटी सीरीज, यानी जो सक्रियता श्रेणी में जो मेटल्स लो एक्टिविटी और हाई एक्टिविटी के बीच में पाए जाते हैं, आप उन पर्टिकुलर मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे। आप इसमें देखो कौन कौन से ऐसे मेटल्स आते हैं, जिंक, आयरन और लेड। सो यूजुअली जो जिंक, आयरन और लेड के जो मिनरल्स होते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सल्फाइड्स या कार्बोनेट इन नेचर। दे आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड्स और कार्बोनेट इन नेचर, यानी इनके जो मिनरल होते हैं, जो नेचर में ये पर्टिकुलर मेटल पाए जाते हैं, इनके खनिज वो किस फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में या कार्बोनेट के फॉर्म में। सो सल्फाइड या कार्बोनेट को पहले मेटल के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर, मेटल के ऑक्साइड्स यानी कि इनके ओर्स में पहले कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे आप नीचे मैंने रे डायग्राम से समझाने की कोशिश की है, आप देखो नेचर में ये सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। इनको ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग, प्रबल हीटिंग के द्वारा। बहुत स्ट्रांगली आप हीट करोगे इन द एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है, एक्सेस ऑफ एयर यानी एयर की अधिक मात्रा में जब सल्फाइड ओर्स को आप ऑक्साइड्स में चेंज कर रहे हो बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द एक्सेस ऑफ एयर, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रोस्टिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कार्बोनेट ओर्स को उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करेंगे बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द लिमिटेड एयर, ओके। रोस्टिंग में क्या था, एक्सेस एयर यूज कर रहे थे आप हीटिंग में, लेकिन आप जब एयर को लिमिटेड फॉर्म में लोगे और स्ट्रॉन्ग हीटिंग रखोगे तो इस प्रोसेस को क्या कहोगे, कैल्सिनेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दो प्रोसेसेस आते हैं जो ऐसे मेटल्स होते हैं जो मिडिल में प्लेस्ड होते हैं एक्टिविटी सीरीज में। फर्स्ट इज रोस्टिंग एंड सेकेंड इज कैल्सिनेशन। सो रोस्टिंग में सल्फाइड ओर्स को पहले उनके ऑक्साइड्स में परिवर्तित किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द एक्सेस ऑफ एयर। एयर जो है वो बहुत ज़्यादा हो और स्ट्रॉन्ग हीटिंग के द्वारा जब हम सल्फाइड के ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो ये प्रोसेस होता है रोस्टिंग। जब हम कार्बोनेट के ओर्स को उनके ऑक्साइड्स में चेंज करते हैं बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द लिमिटेड एयर, एयर की मात्रा सीमित हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाने की कोशिश की है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की। डायग्राम आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप ये देख लो किस तरीके से ओर्स को, पर्टिकुलर ओर्स को किस तरीके से जब मेटल में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो किस तरीके से बड़े बड़े मशीन्स का यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हो डायग्राम ऑफ एन ओर रोस्टर। तो किस तरीके से ये देखो आप, यहाँ पे एक बड़ा टैंक है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या था, आपने रोस्टिंग में क्या पढ़ा था कि अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर, एक्सेस ऑफ एयर होगा, तब हम उनके सल्फाइड्स ओर को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये रोस्टिंग प्रोसेस है। तो इस तरीके से बड़ा चैम्बर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जा रही है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ एयर में किया जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे जब आप मेटल को जब आप सेपरेट करोगे तो वो प्रोसेस होगा रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में आपने पढ़ा था कि कार्बोनेट के ओर्स को आप ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उसको हीट कर रहे थे, लेकिन इसकी कैटेगरी क्या थी, इसकी लिमिटेशन क्या थी कि लिमिटेड एयर, सीमित मात्रा में वायु होनी चाहिए।
तो यहाँ पे आप देख लो कैल्सिनेशन का जो है ये एक मैंने स्केच दिया है, किस तरीके से कैल्सिनेशन प्रोसेस किस तरीके से एक भट्टी में किया जाता है। ये आप देखो एग्जॉस्ट फैन है यहाँ पे, ये सारे जो है इनके ओर्स हैं, और किस तरीके से जो है एयर इन यानी लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर किस तरीके से दिया जा रहा है और किस तरीके से हमें मेटल जो है वो प्राप्त हो रहा है, दैट इज़ द कैल्सिनेशन प्रोसेस। ये डायग्राम आपके सिलेबस में नहीं है, बट जो प्रोसेस है कि कौन से सल्फाइड ओर को हम किस तरीके से सेपरेट करेंगे और कार्बोनेट ओर्स को कैसे हम सेपरेट करेंगे, तो ये जो प्रोसेस है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, दैट इज़ इन योर सिलेबस। So students, in this slide I have given a very basic difference between कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस आ सकता है कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस है, आप इसको बताइए। सो लेट अस स्टार्ट विद रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या था? रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ द ओर इन अ रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर इन अ फर्नेस एट अ टेम्परेचर बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक नया चीज़ आपको पता चला कि रोस्टिंग में आपको पता था कि आप पर्टिकुलर सल्फाइड के ओर्स को आप स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे थे और उनके ऑक्साइड के ओर में कन्वर्ट कर रहे थे विद द एक्सेस ऑफ हीट। ठीक है, रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर इन अ फर्नेस एट अ टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर भी दे दिया है कि टेम्परेचर जो होगा वो उनके मेल्टिंग पॉइंट के, उस पर्टिकुलर मेटल के मेल्टिंग पॉइंट के बिलो होगा। ठीक है, कैल्सिनेशन में देखते हैं। कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या तो एयर जो है वो एब्सेंट हो या बहुत ज़्यादा सीमित मात्रा में जब हम एयर को सप्लाई करेंगे तो वो होगा कैल्सिनेशन प्रोसेस। लेट अस सी द सेकेंड पॉइंट ऑफ रोस्टिंग। ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे कंज्यूम्ड होता है। कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन इज नॉट कंज्यूम्ड। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है वो कंज्यूम्ड नहीं होता है। थर्ड पॉइंट इन रोस्टिंग, इट इज अप्लाइड टू सल्फाइड ओर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रोस्टिंग जो है वो अप्लाइड है सल्फाइड्स ओर को। सल्फाइड्स ही ओर को हम उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और फिर ऑक्साइड को हम पर्टिकुलर मेटल में रिड्यूस करते हैं बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द एक्सेस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन में क्या होता है? इट इज अप्लाइड टू हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट्स। क्लियर? ये आपके अभी जो आगे आप पढ़ोगे किस तरीके से रिएक्शन है, मैंने आगे भी दिया है स्लाइड में, इसको हम स्टडी करेंगे किस तरीके से सल्फाइड के ओर्स जो हैं वो ऑक्साइड में चेंज हो रहे हैं और किस तरीके से कार्बोनेट जो हैं वो ऑक्साइड में चेंज हो रहे हैं कैल्सिनेशन में। ये अभी आप आगे पढ़ोगे। सो बच्चों, आप यहाँ पे देख लो रिएक्शन में किस तरीके से आप सल्फाइड ओर्स जो कि रोस्टिंग से आप उसके ऑक्साइड में चेंज करोगे और कार्बोनेट ओर्स को उनके ऑक्साइड्स में आप किस तरीके से चेंज करोगे कैल्सिनेशन प्रोसेस से। ये डिफरेंट दिया है। आपको पता है जिंक और लेड और कॉपर ऐसे मेटल्स हैं जो कि मिडिल में प्लेस्ड होते हैं एक्टिविटी सीरीज में। जब उनको आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे रोस्टिंग में, ये ध्यान देना है कि जो एयर का अमाउंट है वो एक्सेस में होना चाहिए। तो देखो आप किस तरीके से ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है। और कैल्सिनेशन में जब आप पर्टिकुलर कार्बोनेट्स को उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे और यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट में एयर होना चाहिए या एयर एब्सेंट होना चाहिए, तो ये जिंक है। किस तरीके से जिंक का कार्बोनेट जो है वो जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट कैटेगरी है ऐसे मेटल्स जो बहुत हाई रिएक्टिव होते हैं। ओके, और एक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर प्लेस्ड होते हैं, टॉप्स प्लेस्ड होते हैं। सो ऐसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। वाई? बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। सो इस कैटेगरी में कौन कौन से मेटल आते हैं? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। इसमें आप देखोगे बुक में कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस दिए हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर एक मेटल जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक कारक का काम कर रहा है। 2-3 इक्वेशंस है तो आप उसको देख लीजिएगा। मेनली जो इम्पॉर्टेंट है वो है थर्माइट रिएक्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड का अपचयन हो जाता है। अपचयन होगा, रिडक्शन होगा मेटल के ऑक्साइड का, तो फिर क्या हमें मिलेगा? टू फॉर्म मेटल्स। इट विल फॉर्म मेटल्स बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो एल्यूमिनियम पाउडर जो है यहाँ पे
क्या काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का। आपको पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में आपको बताया है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। यानी रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है यहाँ पे एल्यूमिनियम पाउडर। दिस इज द रिएक्शन Fe2O3, आयरन थर्ड ऑक्साइड है। ये जब एल्यूमिनियम पाउडर के साथ इसको गर्म किया जाता है तो क्या होता है, आयरन जो है वो अपने मेटल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत सारी हीट जो है वो बाहर निकलती है। तो थर्माइट वेल्डिंग में क्या होता है, आपने ये बहुत बार सुना है कि थर्माइट वेल्डिंग में, जैसे आपने इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि रेल की जो पटरियाँ हैं या बहुत सारे कंपनीज में जो हैवी मशीन्स होती हैं, अगर उनमें ब्रेकेज आ जाए तो उसको कैसे ठीक किया जाता है, उसको थर्माइट वेल्डिंग से ही ठीक किया जाता है। तो थर्माइट वेल्डिंग में क्या किया जाता है कि इसी प्रोसेस से रिएक्शन को कैरी करके और हैवी ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए काम आता है। तो इसमें होता क्या है, मिक्सचर आयरन ऑक्साइड का, मतलब आयरन थर्ड ऑक्साइड का मिक्सचर और एल्यूमिनियम पाउडर को गर्म किया जाता है विथ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन के प्रेजेंस में इन तीनों को गर्म किया जाता है। तो होता क्या है कि एल्यूमिनियम जो पाउडर है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, अपचायक कारक का काम कर रहा है, और वो क्या करेगा कि आयरन की ऑक्साइड को वो कन्वर्ट कर देगा आयरन के मेटल में। तो ये रिएक्शन जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक है, बहुत ज़्यादा हीट इसमें बाहर निकलती है। और इस तरीके से जो मॉल्टन आयरन, मतलब यहाँ पे सॉलिड दे रहा है बट मॉल्टन होगा, बीच का होगा, ना ही वो प्योर सॉलिड होगा ना ही वो प्योर लिक्विड होगा। तो जो हमें मॉल्टन फॉर्म में जो आयरन हमें मिलता है वो काम आता है इन जो ब्रेक जो पार्ट्स होते हैं या ब्रेक की भी पटरी होती है उनको जोड़ने के लिए। So students, let us move on further. So electrolytic reduction, जो ऐसे मेटल्स जो सबसे एक्टिविटी सीरीज में टॉप पे प्लेस्ड होते हैं उनको किस तरीके से आप सेपरेट करोगे। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसमें आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम सिर्फ एक टैंक ले रहे थे, एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक ले रहे थे और उसमें हम पर्टिकुलर मेटल की स्ट्रिप्स को डिप कर रहे थे और एक को कैथोड और एक को एनोड एज्यूम कर रहे थे और उसको पर्टिकुलर की बैटरी से कनेक्ट कर रहे थे। So let us see the electrolytic reduction. Electrolytic reduction is a type of electrolysis in which electric current is passed through an ionic substance, molten or dissolved, producing chemical reaction at the electrodes and a decomposition of the materials. पिछले लेक्चर में मैंने इसको बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलिसिस का टाइप होता है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी आयनिक सब्सटेंस में, आयनिक सब्सटेंस मतलब जो आयन से मिलके बना हो, जैसे सोडियम क्लोराइड हुआ, कैल्शियम क्लोराइड हुआ, ये अपने आयनों से मिलके बना है, कैटायन और एनायन में टूट जाएंगे। लेकिन इनकी खासियत ये है कि हमेशा आयनिक सब्सटेंस को या तो हम मॉल्टन स्टेट में लेंगे, मॉल्टन यानी कि ना ही वो सॉलिड हो ना लिक्विड हो, बीच का, या डिसॉल्व फॉर्म में लेंगे, प्रोड्यूसिंग केमिकल रिएक्शन एट द इलेक्ट्रोड्स एंड अ डिकम्पोजिशन ऑफ मटेरियल्स। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं आयनिक सब्सटेंस में उनके मॉल्टन या डिसॉल्व फॉर्म में, तो केमिकल रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया होती है इलेक्ट्रोड पे और मटेरियल जो भी हमने लिया है इलेक्ट्रोलाइट वो डिकम्पोज या अपघटित हो जाता है। तो ये आपने बार बार इसको पढ़ा है, आप फिर से देख लो। ये एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है, इसमें NaCl का सोल्यूशन लिया गया है, दो मेटल के रॉड को स्ट्रिप की गई है कि मेटल के स्ट्रिप्स को यहाँ पे लिया गया है। एक जब हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो उसको कैथोड बोला जा रहा है, और एक मेटल के रॉड को जब हमने पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्ट किया गया है तो उसको एनोड बोला जा रहा है। जैसे ही ये रिएक्शन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा इनके इलेक्ट्रोड पे। ओके, केमिकल रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोड पे, यानी कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज्ड पोल है वहाँ पे पॉजिटिव आयन जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज पोल है वहाँ पे नेगेटिव आएगा। देखो आप यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैथोड की तरफ मूव करेगा, और क्लोराइड आयन नेगेटिव है तो वो एनोड की तरफ मूव करेगा। मैंने बार बार बताया है कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। सो सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सोडियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एनोड पे क्लोरीन गैस निकलेगी जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस है।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स को हम किस तरीके से रिफाइन कर सकते हैं। तो रिफाइनिंग होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। जो इम्प्योर मेटल होता है, इम्प्योर धातु होता है जिसमें मान लो आप प्योर फॉर्म में नहीं है, बहुत सारे उसमें गंदगी मिक्स्ड होती है, तो उनको आप प्योर फॉर्म में कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, कैसे प्यूरिफाई करोगे, वह प्रोसेस होता है रिफाइनिंग। ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सो सबसे कॉमन जो मेथड है किस तरीके से इम्प्योर मेटल को हम उनके प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करें, उस मेथड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन कर सकते हैं, उनको प्योरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो मैंने रेड कलर से दिखाया है, कॉपर, जिंक, टिन यानी Sn, Pb इज लेड, Ag is silver and Au is gold, etc. are refined electrolytically। यानी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से हम इन सारे मेटल्स को के प्योर फॉर्म को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। So let us start our last topic, that is electrolytic refining। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में आप किस तरीके से कॉपर के प्योरेस्ट फॉर्म को एक्सट्रैक्ट करोगे, आप इसमें पढ़ोगे। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। जितने भी प्रोसेस हैं मेटलर्जी के वो डिटेल में आपके सिलेबस में है। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए आपको पता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए हम एक सिंगल टैंक लेते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप दो अलग अलग वेसल ले रहे थे और उसको फिर सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर रहे थे। लेकिन जहाँ पे भी इलेक्ट्रोलिटिक नाम आ जाएगा वहाँ पे आप सिंगल टैंक लोगे। ओके, सो दिस टैंक इज इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। आपने इसमें क्या भरा है? एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भरा है। एसिडिफाइड मीन्स सम ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज बीइंग एडेड इन द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि कॉपर सल्फेट का जब हम एक्वस या जलीय विलयन बनाते हैं तो आगे चल के ये जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, अवशेप फॉर्म करता है। तो इस अवशेप को रोकने के लिए इसमें कुछ बूंदें एसिड की डाली जाती हैं। ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज दैट एक मेटल का ब्लॉक ले रहे हैं, दैट इज इम्प्योर कॉपर थिक ब्लॉक, यानी कि अशुद्ध कॉपर की एक मोटी रॉड को हमने एनोड लिया है, यानी कि पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने इम्प्योर कॉपर की थिक ब्लॉक को कनेक्ट किया है एंड इट इज एक्टिंग एज अ एनोड। और हमने जो कॉपर की थिन शीट ली है ये मेटल की, वो हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, तो वो एज अ कैथोड काम करेगी। ओके, सो हेयर एनोड इज इम्प्योर कॉपर थिक ब्लॉक। कॉपर का मोटा एक ब्लॉक है जो कि इम्प्योर है, अशुद्ध है, और कैथोड जो है वो कॉपर की एक थिन शीट है, प्योर कॉपर की थिन शीट है। अब आप ये इस प्रोसेस को आपने पता है कि की से कनेक्टेड है, फिर बैटरी से कनेक्टेड है। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, ध्यान से सुनो, जब आपने इस सर्किट को कंप्लीट कर लिया और इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो आपको पता है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, गैल्वेनिक सेल हो, वोल्टाइक सेल हो, कोई भी सेल हो, उसमें एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन यानी उपचयन होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा यानी अपचयन होगा। सो जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की है तो जो इम्प्योर कॉपर का थिक ब्लॉक था उसमें से क्या हुआ कि कॉपर जो है वो, ध्यान से देखिए, कॉपर जो है वो कॉपर 2+ में चेंज होने लगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स को वो निकालने लगा, लॉस करने लगा। तो आप यहाँ पे देखो, ऑन पासिंग करंट इलेक्ट्रिक करंट इम्प्योर कॉपर फ्रॉम एनोड डिसॉल्व्स एंड गोज इनटू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ओके, प्योर कॉपर जो आपका इम्प्योर कॉपर की थिक ब्लॉक है उसमें से क्या हो रहा है, कॉपर जो है इम्प्योर कॉपर वो डिसॉल्व हो रहा है कहाँ पे? कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, यानी कि कॉपर जो है वो कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। और कैथोड पे जो आपने प्योर कॉपर की थिन शीट ली है वहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखो यहाँ पे, एंड प्योर कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट डिपॉजिट्स ऑन कैथोड, यानी कि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे।
आप कैथोड पे रिएक्शन देखो, Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर, यानी कि इस सोल्यूशन, जब आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाया है तो कॉपर 2+ और सल्फेट आयन में वो टूटा है। और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से जो कॉपर है ओके वो कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, प्योर कॉपर वाली शीट पे, यानी कॉपर थिन शीट पे वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। यानी एनोड पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है और कैथोड पे रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। तो इस तरीके से प्योर फॉर्म जो है हमें कॉपर का मिलेगा। और जो भी इम्प्योरिटी है, आप देखो यहाँ पे इम्प्योरिटीज है, दैट इज कॉल्ड एज एनोड मड। जो भी इम्प्योरिटीज इसमें से निकलेंगी, क्योंकि आपको पता है जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो इम्प्योर कॉपर एनोड से डिसॉल्व होगा, कहाँ पे, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, और ये इम्प्योरिटी या गंदगी जो है वो एनोड मड के फॉर्म में एक्यूमुलेट या इकट्ठी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा पर्टिकुलर वीडियो में, आप उसमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। सो ऑलवेज प्रैक्टिस योर केमिस्ट्री रिएक्शंस बाय राइटिंग। जो भी आप पढ़ रहे हो कॉपी पेन के बिना मत पढ़िएगा, और उसको आप लिख लिख के समझिएगा, और जो कन्फ्यूजन है यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।